हाँ, पेज नंबर 58 पे आ जाओ। मेमोरेंडम की बात कर रहे थे कल, उसके सारे क्लॉजेस को आपको कैसे ऑल्टर करना है वो देख रहे थे। अब आर्टिकल्स की बात हो रही है, आर्टिकल्स को कैसे ऑल्टर करना है वो देख रहे हैं। पेज नंबर 58 से कंटिन्यू करते हैं। देखिए प्रोसीजर में क्या बोला हुआ है। सबसे पहले पॉइंट में issue not less than 7 days notice an agenda of the board meeting or a shorter notice in case of urgent business in writing to every director of the company at his address registered with the company and call for a board meeting to consider the proposal. तो इन शॉर्ट बोर्ड मीटिंग अरेंज करनी, उसका नोटिस इशू करना है, और कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, एटलीस्ट 7 डेज का। 7 डेज से शॉर्टर नोटिस पे बुला सकते हैं अगर अर्जेंट मैटर है तो। और नोटिस कैसे देना है, तो जो भी डायरेक्टर्स है उनको एक रिटर्न नोटिस मिलना चाहिए, और वो रिटर्न नोटिस जो है आप उनको मतलब फिजिकल फॉर्म में प्रिंट आउट करके उनके एड्रेस पे भेज सकते हो, या ईमेल वाला ऑप्शन है तो ईमेल भी कर सकते हो, दोनों चलेगा। ये क्लैरिफाई किया। इसके बाद बोर्ड मीटिंग होल्ड कर लो। बोर्ड मीटिंग में बोला है टू कंसिडर एंड डिसाइड द आर्टिकल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड एंड ऑल्टर्ड, to pass the necessary board resolution for approving proposal of alteration of articles, to delegate the authority to any one director of the company to sign, certify and file the requisite forms with ROC, to fix the date, time and venue for holding general meeting। यूजुअली एक बोर्ड मीटिंग में यही सब मैटर पे डिस्कशन होता है। तो भाई पहले तो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये ट्रांजेक्शन करना है कि नहीं। अगर ट्रांजेक्शन करना है, हम खुद अप्रूव कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, जनरल मीटिंग की बात कर लेते हैं, वो कब रखनी है, उसका नोटिस ड्राफ्ट कर लेते हैं। कौन ये नोटिस सारे मेंबर्स तक पहुंचाएगा, डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी, उसको अथॉरिटी पास ऑन कर देते हैं और फिर मीटिंग कंडक्ट करवा लेंगे। तो एवरी बोर्ड मीटिंग जो ऐसे पर्पस के लिए होती है, यूजुअली उसमें यही सारे पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे भी सेम, बोर्ड रिजोल्यूशन, ईजीएम फिक्स करना, उसका नोटिस ड्राफ्ट करना, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है वो इशू करना, ये सारे पॉइंट्स होने वाले हैं। उसके बाद प्रिपेयर एंड सर्कुलेट द ड्राफ्ट मिनट्स विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग by hand, speed post, registered post, courier, email to all the directors for their comments। ड्राफ्ट मिनट्स का मतलब है कि जो भी मीटिंग में डिस्कशन हुआ उसकी जो मिनट्स बनती है, मिनट्स का मतलब क्या है, नोट डाउन किया जाता है कि क्या क्या डिस्कशन उस मीटिंग में हुआ था। तो वो सारी डिटेल्स जो है वो पास ऑन की जाएगी हर एक डायरेक्टर को विद इन नेक्स्ट 15 days, और उस पर उनके कमेंट मांगे जाएंगे। तो ये ड्राफ्ट मिनट्स है, इसके अंदर कमेंट्स के बाद चेंजेस हो सकते हैं, इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, सेंड नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। अब वो प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। ये प्रोसीजर बार बार रिपीट होता है। जनरल मीटिंग का अगर आप नोटिस फॉरवर्ड करना चाहते हो तो क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट 21 days का एडवांस नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। क्लियर? 21 days का जो नोटिस आप देना चाहते हो वो तो सही है। कितनी बार ऐसा भी होता है कि 21 days का टाइम बचा नहीं है। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि शॉर्टर नोटिस पे भी एक जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है। उसमें क्राइटेरिया मैंने आपको बोला था 95% ऑफ द वोट्स वाला। हमने ऐसे बात की थी कि सारे शेयर होल्डर से पूछ लो, अगर 95% शेयर होल्डर्स रेडी है कि भाई ठीक है हम शॉर्टर नोटिस पे भी आ जाएंगे, भले 21 days नहीं बचे, आप नोटिस भेज दो, तो फिर उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। अब ये 95% का वोट लेने कहाँ जाएंगे, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन वोटिंग ही करवाना पड़ेगा। ये फिजिकल वोटिंग करवाने जाओगे तो टाइम और वेस्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर अवेलेबल होता है, वही बात यहाँ पे कर दी। ठीक है, फिर जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी तो उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा लेंगे कि भाई आर्टिकल्स को हमें अपडेट करना है और उसमें ये सारे चेंजेस करने हैं। जैसे आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे, अब रजिस्ट्रार वाली स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करो, उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना है MGT 14 विद इन 30 days ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, और उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो आपने जनरल मीटिंग कन्वीन की उसका नोटिस, उसकी कॉपी, ऑल्टर्ड आर्टिकल्स की ट्रू कॉपी, ये भी सबमिट करो। अगर शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुलाई थी तो उसका कंसेंट जो मिला था वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, और भी कोई डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी है तो आपने अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। इसके बाद फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब फॉर प्रिपेयरिंग, साइनिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है, जनरल मीटिंग में मिनट्स नोट डाउन होती है तो उसका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना चाहिए। और नेक्स्ट, आर्टिकल्स की कॉपी में अब नेसेसरी चेंजेस कर दो, और इसके बाद अगर कोई आर्टिकल्स मांगता है तो वो ऑल्टर्ड आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। पुराना डेटा मत प्रोवाइड कर देना, ये ध्यान रखना। तो बेसिक प्रोसीजर हो गए। नोट्स में देख लेते हैं। हाँ, क्लियर 21 days में हमने देखा था कि जिस दिन नोटिस भेजते हैं और मतलब जिस दिन आपने डिस्पैच किया और जिस दिन मीटिंग है उसके बीच में 21 days बचने चाहिए, वैसे तो उसको क्लियर 21 days बोला जाता है। वैसे नोट में देख लो क्या बोल रहे हैं। Where a private company alters its articles in such a manner that they no longer include the restrictions and limitations which are required to be included in the articles of a private company under this act, the company shall, as from the date of such alteration, cease to be a private company। ठीक है,
ये हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। तो जो कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर 3 कंडीशंस लिखी होती है जिसके बेस पे डिसाइड होता है कि वो एक प्राइवेट कंपनी है। एक वो 200 मेंबर्स वाली लिमिट होती है, दूसरा होता है शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, और ओपन पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते। ये तीनों रिस्ट्रिक्शन अगर आपने आर्टिकल्स में से ऑल्टर कर दिए तो बाय डिफॉल्ट आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी और वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। तो ये प्रोविजो के बेसिस पे बोला, एनी ऑल्टरेशन हैविंग द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट शैल नॉट टेक इफेक्ट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो ये भी एक प्रोसीजर का पार्ट है, वो अपने आगे चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ने वाले हैं। और कन्वर्जन के लिए फॉर्म कौन सा भरना होता है वो बोला है, दैट इज INC 27। तो कुछ रिलेवेंट पॉइंट्स यहाँ पे दे दिए। ठीक है, तो ये प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हुआ आर्टिकल्स वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे ना, पेज नंबर 60 पे भी उन्होंने वापस से प्रोसीजर दे रखा है। आई गेस ये सिमिलर ही है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट आएंगे। वापस से बोला ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, अभी वही तो बात कर रहे थे। स्पेशल रिजोल्यूशन वाली बात सेम है, प्रोविजो भी सेम दे रखे हैं। वो सब पॉइंट्स में मैं देख लेता हूँ, जो नया पॉइंट है वही बता देता हूँ, बाकी तो ठीक है। जहाँ ट्रिब्यूनल के पास पावर था वो पावर जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गए ऐसा बोला है, तो वो चेंज आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बोला है कि जो आप चेंजेस कर रहे हो आर्टिकल्स के अंदर उसकी कुछ लिमिटेशंस रहेंगी जिनका ध्यान रखना है। बोला कि दीज ऑल्ट्रेशंस मस्ट नॉट एक्सीड द पावर्स गिवन बाय द मेमोरेंडम। ये बात हमने पहले भी की थी, मैंने आपको हायरार्की लिखवाई थी कि एक्ट सबसे सुपीरियर है, उसके बाद मेमोरेंडम एंड उसके बाद आर्टिकल्स, वैसा तो वही क्राइटेरिया है यहाँ पे। द ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, वो पॉइंट आना ही था। ठीक है, फिर इसके अंदर ऑन दी अदर हैंड करके जो बोला है ना, वहाँ पे वो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन की बात हो रही है कि आप कोई स्ट्रिक्ट रूल्स अपनी कंपनी में अप्लाई करते हो तो दैट इज ओके, वो कंपनी लॉ का वायलेशन नहीं माना जाता। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन पे अपन ने 2-3 बार बात कर ली। तो सिमिलर कंडीशन, कुछ भी इलीगल मेंशन नहीं करना है, जो भी आप ऑल्ट्रेशन करो बोनोफाइड होना चाहिए, कोई फ्रॉड माइनॉरिटी के साथ ना हो जाए ऑल्ट्रेशन की वजह से, वो माइनॉरिटी के राइट्स का ध्यान रखना है। ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं जो पीछे वाले आंसर में नहीं लिखे थे। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऐसा बोला। Articles cannot be altered so as to compel an existing member to take or subscribe for more shares और in a way increase his liability। liability increase करना वैसे भी अलाउड नहीं है। जिस कंडीशन पे आपने शेयर ऑफर किए थे, कंडीशंस में आप ऐसे कोई चेंजेस कर दो जिससे इन्वेस्टर का बर्डन बढ़ जाए फाइनेंशियली, ऐसा आपने नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट में, बाय इफेक्टिंग द ऑल्ट्रेशन अ कंपनी कैन नॉट डिफीट एस्केप फ्रॉम इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। आप कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से बच नहीं सकते। बोले आर्टिकल्स में ऐसे चेंज कर देते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही ना करना पड़े और फिर आर्टिकल्स का बहाना दे देंगे, तो भाई ये तो गलत बात होगी ना, थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड होगी, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल्स कैन नॉट बी ऑल्टर्ड सो एज टू हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स, ये भी ठीक है, जो भी चेंज होगा वो अब होगा, आगे से प्रोस्पेक्टिव चेंजेस होंगे। एंड इट मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये स्कीम का रेफरेंस है सेक्शन 230 से लेकर 232। ये कंपनी लॉ में अपना चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, वो सेक्शंस अभी बाकी है। ठीक है, बस इस बेस पे आप चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज और कोई कंडीशन तो है नहीं। नेक्स्ट, मैनर ऑफ ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स, सेम पॉइंट्स वापस से। एडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स, या तो आप पूरा नए आर्टिकल्स का सेट बना लो, या एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स में कुछ ऐड कर दो, या कुछ डिलीट कर दो, या कुछ अमेंडमेंट कर दो, या सब्सटीट्यूशन कर दो। तो मोस्टली यही तरीके होते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट में ऑल्ट्रेशन करने के, तो नथिंग न्यू। इसके बाद वो की कंसिडरेशंस में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन की बात रिपीट की है, सेम सेक्शन 5 का रेफरेंस दिया जो हम देख चुके हैं, तो रिपीटेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया इसमें। आगे, इफेक्ट ऑफ द ऑल्टर्ड आर्टिकल्स। एक बार आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन हो गया, आर्टिकल्स आपने रजिस्टर करवा लिए, फिर उनका वैसे ही इफेक्ट होगा जैसे ओरिजिनल आर्टिकल्स का था। तो ओरिजिनल की जगह अब इन्होंने ले ली और आगे से अब ये रूल्स फॉलो होंगे, ये इम्प्लाइड सी बात है, तो उस सेंस में बोला हुआ है। इसके बाद सेक्शन 8 कंपनी का रेफरेंस दे दिया। सेक्शन 8 कंपनी के नॉट ऑल्टर आर्टिकल्स विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इनको लाइसेंस मिला होता है, और वो लाइसेंस में हमने देखा था कि बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग एंड सब्सिडीज, वो सब बेनिफिट्स होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को ऑथोराइज किया होता है, लाइसेंस दिया होता है। अब इसमें आप बाद में कुछ चेंजेस कर दो तो फिर वो लाइसेंस का क्या मतलब है। तो जिस अथॉरिटी से लाइसेंस मिला है उससे बिना पूछे आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, वो इम्प्लाइड है। एक बार ये ऑल्ट्रेशन हो गया, फिर पुरानी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दी ना, तो उसके लिए पेनल्टी लगती है, नया डॉक्यूमेंट ही देना पड़ेगा, भले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में, वो आपकी कंपनी को ध्यान रखना है। और देखो पेनल्टी मेंशन की हुई है, 1000 रुपीज फॉर एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल इशूड विदाउट सच ऑल्ट्रेशन। मतलब ऑल्ट्रेशन होने के बाद भी पुरानी कॉपी दे दी आपने कि भाई चलेगा थोड़ा बहुत ही,
₹1000 पर कॉपी इतनी पेनल्टी लग जाएगी। अब जितनी कॉपी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी मल्टीप्लाई कर लो और क्या। ठीक है, तो ये प्रोविजंस हो गए आर्टिकल्स वाले, तो ज़्यादा कंटेंट था नहीं। अब इसके बेस पे ना बहुत सारे यहाँ पे रिजोल्यूशन के सैम्पल्स दे रखे हैं, रिजॉल्व दैट वाले, और काफ़ी सारे हैं। तो मैंने आपको बोला ही था एग्जाम में पूछते तो हैं। कोई नया टाइप हो तो मैं देख लेता हूँ, बाकी रिजोल्यूशन वाले पॉइंट्स तो अपने डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार। सारे बोर्ड रिजोल्यूशन और शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन ही है, पढ़ने ही पड़ेंगे आपको एक बार, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नया कोई पॉइंट है नहीं उसमें, तो मैं डिस्कस नहीं करवा रहा हूँ, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में जो एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट्स थे वो इसके साथ अपने कंप्लीट है। कुछ नहीं समझ आया यहाँ तक, कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर है?